वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। जरा सोचो, आपके गांव में एक एक करके सिर्फ उन्हीं बच्चों का मर्डर होने लगे जो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। कोई रैंडम किलिंग नहीं, बस एक सटीक और डरावना पैटर्न। और आज हम जिस मराठी सस्पेंस थ्रिलर की बात करने वाले हैं, उसकी स्टोरी लिटरली आपको एज ऑफ द सीट पे लेकर बैठा देगी। जब इस सीरियल किलिंग का आतंक गाँव वालों के बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तब इस केस को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मिलती है इंस्पेक्टर मनोरमा को। मनोरमा जब इस ब्रूटल केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है ना, तो उसके सामने गाँव के पुरानी हवेली और कुछ ऐसे राज सामने आते हैं जो गांव वालों के होश उड़ा के रख देते हैं। दोस्तों, मतलब मूवी में सस्पेंस को इतने ब्रिलियंट तरीके से बिल्ड किया गया है कि जैसे जैसे मनोरमा क्लूज को ढूंढती है, एक के बाद एक शॉकिंग सच सामने आ जाता है और असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस माइंड बेंडिंग और डार्क प्लॉट को एक्सप्लेन करते हैं। एंड तक जरूर देखिएगा, मजा आने वाला है आपको, क्योंकि इसके ट्विस्ट आपको हिला के रख देंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है सलबार्डी गांव से, जहां दोस्तों हम एक बहुत ही डरावनी और पुरानी हवेली को देख पाते हैं। वहां पर एक बच्चा होता है, उसको बंदी बनाया गया है। उस बच्चे के सामने एक अजीब और शैतानी शक्ल वाला आदमी होता है, मानो किसी इंसान ने ऐसे मास्क लगाया हो जैसे कि वो कोई भूत हो, या पता नहीं सच में उसका चेहरा भी हो सकता है, कोई भी हो, अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। तो वो बच्चा उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और बस इतना कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे माँ के पास जाना है। लेकिन वो आदमी बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर देता है, मानो उसकी बलि चढ़ा दी हो। शुरुआत ने एक हिंट तो दे दिया कि ये मूवी कितनी खतरनाक हो सकती है। इसके बाद हम मनोहर नाम के टीचर को देखते हैं। वो शहर से यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया था, क्योंकि उसका सलबार्डी में ट्रांसफर हुआ था। और यहाँ पर आने के बाद जब वो बस में सवार होता है तो कंडक्टर उससे कहता है कि कहाँ रुकना है आपको। तो मनोहर जवाब देता है कि सलबार्डी उतरना है मुझे। ये सुनते ही कंडक्टर हैरान रह जाता है, कहता है कि कहीं आप भी तो सलबार्डी का खजाना लेने तो नहीं आए। तो मनोहर हैरान कि खजाना? कौन सा खजाना? मैं तो तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ खजाने के बारे में। तो दोस्तों, उसको अब पता चलता है कि यहाँ पर ऐसी अफवाह उड़ी हुई है कि यहाँ की जमीन के नीचे किसी तरह का खजाना मौजूद है। अब गांव में आने के बाद सारे लोग मनोहर का स्वागत करते हैं, क्योंकि ये पहली बार का था कि बाहर से कोई टीचर यहाँ पर पढ़ाने के लिए आया हो। सरपंच भी मनोहर का वेलकम करते हैं और सारे लोग अपने अपने बारे में मनोहर को बताते हैं। अब मुकुंद नाम का बंदा भी होता है जो नेक्स्ट सरपंच बनने की फिराक में है। वो महज कुछ वोटों से सरपंच नहीं बन पाया था, इसीलिए अक्सर उसके और सरपंच के बीच में झगड़े होते रहते हैं। तो अगले सीन में हम गाँव के एक बच्चे को देखते हैं, सोनू को। उसकी माँ उससे कहती है कि जा अपने पिता को बुला ला, अंधेरा हो गया, अभी तक आए नहीं। इसलिए सोनू टॉर्च लेकर डरते हुए घर से निकल जाता है और काफी दूर तक आने के बाद उसको उसके पिता नजर आते हैं। तो कहता है कि पिताजी घर चलो ना, माँ चिल्ला रही है आप पे। लेकिन उसका पिता कहता है कि तू जा, मैं डांस देख रहा हूँ, देख के आऊंगा। सोनू को फिर अकेले वापस जाने में बड़ा डर लग रहा होता है। अब वो आ तो गया था, पर जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन अब मजबूरी में उसको जाना पड़ जाता है। लेकिन अफसोस दोस्तों, वो वापस जा ही रहा होता है कि कुछ लोग उसका अपहरण कर लेते हैं। ये टोटल 3 लोग थे जिन्होंने बहुत ही अजीब कॉस्ट्यूम पहना होता है और अपहरण करके तीनों सोनू को भी उसी डरावने आदमी के पास हवेली में लेके जाते हैं, जहां मूवी की शुरुआत में हमने वो बच्चा देखा था। सोनू भी उसको कहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो आदमी नहीं सुनता। वो उसकी भी बलि जैसा कुछ चढ़ा देता है। तो आखिर ये चल क्या रहा था, क्यों बच्चों की बलि दी जा रही थी, इसी रात से पर्दा उठेगा कुछ देर में। अगले दिन की बात है, एक महिला नदी में नहा रही होती है और तब सोनू की लाश तैरते तैरते उसके किनारे आ जाती नदी के। तो वो चिल्लाकर सभी को वहां पे बुला लेती है। सारा गांव आ जाता है, सोनू के माता पिता भी आ जाते हैं। उन्हें तो जैसे सदमा ही लग गया था। सोनू का पिता कहता है कि अगर मैं डांस नहीं देखा होता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। अब अकल आई इसको, बताओ। पुलिस भी आती है तो पता चलता है कि ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी 2 और बच्चे सोनू की तरह मारे जा चुके हैं और इसी तरह तीनों को नदी किनारे फेंका गया था। चेहरा ऐसा बिगड़ा होता है कि मानो वहाँ की स्किन ही गायब हो, और पुलिस सिर्फ यही रिपोर्ट बनाती है कि तैरते हुए डूब गए होंगे या मछलियों ने खा लिया होगा। ये बातें पुलिस के द्वारा की जाती है। इसलिए दोस्तों, गांव वालों के काफी रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस तरह के केसेस पे पुलिस ने काम नहीं किया अच्छे से, क्योंकि वो तो बस यही कह रहे थे मछलियों ने खा लिया होगा, तैरते तैरते मर गए होंगे। और आज भी सोनू की हत्या का ये हादसा इसी तरह बता के टाल दिया जाता है। इसीलिए गांव में अब एक डर का माहौल बन जाता है कि आखिर सच में ये हादसे अपने आप हो रहे हैं या किसी की सोची समझी साजिश है। लेकिन मुकुंद को लोगों का सपोर्ट चाहिए था ताकि वो अगला सरपंच बन सके, और इससे अच्छा मौका उसको नहीं मिलने वाला था। इसीलिए वो गांव वालों के साथ धरना शुरू करता है ताकि पुलिस इस केस पे अच्छे से जांच करे। लोग धरने और आंदोलन में शामिल होने लग जाते हैं, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी का सवाल था और बात पहुंच जाती है मिनिस्टर तक। इसीलिए वो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर को इस केस की जांच करने के लिए काम पे लगा देते हैं, और उसका नाम होता है मनोरमा। मनोरमा के रिकॉर्ड्स बहुत ही अच्छे होते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है दोस्तों वो। इसीलिए आते ही वो सभी पुलिस वालों की क्लास लगा लेती है कि 3 बच्चे मर चुके हैं अभी तक और तुम हो कि
ढंग की रिपोर्ट नहीं बनाई तुमने अभी तक? अरे जांच करने की कोशिश नहीं की तुमने? देखो, मुझे जल्दी से जल्दी तीनों के नाम, उनसे जुड़ी हर एक डिटेल्स चाहिए कैसे भी करके। और जितनी भी पुलिस सुस्त थी अभी तक, वो सब काम पे लग जाते हैं। मनोरमा के आते ही सभी के हाथ जल्दी जल्दी चलने लग जाते हैं। अब जरा मनोरमा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उसका बैकग्राउंड क्या है। तो असल में वो सिंगल मदर है, उसका ऋषभ नाम का बेटा है, और वो जब तक केस सॉल्व नहीं होता इस गांव में रहने वाली है। अब तीनों बच्चों की इन्फॉर्मेशन आते ही मनोरमा अपना काम शुरू कर देती है कि कब और कैसे उन तीनों की लाश मिली, कैसे कैसे क्या हुआ। तो वो अपना एक नजरिया बनाती है कि किस तरह का ये सीन हुआ होगा। अब हमें पहले वाले बच्चे की बलि का भी सीन दिखाया जाता है कि कैसे तीनों ने उसको पकड़ा और उसकी बलि उस अजीब आदमी ने चढ़ा दी। तीनों उस अजीब आदमी से कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो वो इशारों में उन्हें बताता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, टोटल 8 बच्चों की बलि देनी है। तो इसीलिए वो तीनों भी बाकी बच्चों को ढूंढने निकल जाते हैं। मतलब दोस्तों, यह हत्या का सिलसिला 8 पे जाके रुकेगा और अभी तो सिर्फ 3 हुए हैं, यानी कि 5 और बच्चों की जान जाने वाली है। लेकिन ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं कोई पता नहीं। अगले सीन में मनोरमा उन तीनों बच्चों के पेरेंट्स से मिलती है जिनकी जान गई है। तो सबसे पहले वाले के पिता से मिलने पर उसे पता चलता है कि बेटे के जाने के दुख से वो पागल हो गया पूरी तरह। उसने हमेशा यही कहा है कि मेरा बेटा तो तैरने में एक्सपर्ट था, वो कैसे डूब सकता है। लेकिन पुलिस वालों ने दोस्तों उसे पागल समझकर उसकी बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन मनोरमा को भी लगने लगता है कि शायद ये सही कह रहा है, बच्चा जब तैर सकता है तो वो डूबेगा कैसे, क्योंकि नदी में बहाव इतना तेज भी नहीं था। इसके बाद दूसरे बच्चे की माँ बताती कि मेरे बेटे को नदी से बहुत ही डर लगता है और वो गलती से भी वहाँ नहीं जाता, तो फिर वो नहाने की तो सोच ही नहीं सकता, तो डूबेगा कैसे। और सोनू का तो हमने दोस्तों देख ही लिया था, उसकी बलि देकर उसे नदी में फेंक दिया गया था। सभी की अच्छे से जांच करने के बाद मनोरमा नोटिस करती कि तीनों बच्चों के चेहरे और सीने की स्किन को निकाला गया है। मतलब तीनों की हत्या सेम पैटर्न से हुई है। मछलियां सेम पैटर्न में तो नहीं काटने वाली। इसके अलावा नदी के सामने उसी किनारे पर तीनों को फेंका गया है। मतलब कि तीनों को मारने वाला सेम ही इंसान है। ये कोई आम हत्या नहीं लग रही। ऐसा लगता है कि कुछ काले जादू का काम है ये। मतलब जो भी बच्चों को मार रहा है वो उनकी बलि जैसा कुछ दे रहा है। और दोस्तों, मनोरमा यहाँ पर बिल्कुल सही होती है। वो पूरे गांव में ये पता लगाने लग जाती है कि क्या कोई यहाँ पे काला जादू वगैरह करता है। लेकिन सरपंच मना कर देता है कि ये कैसी बातें कर रही हो मैडम, हमारा गांव ऐसी हरकतें नहीं करता, आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन मनोरमा ने तो यकीन कर लिया था ना कि बलि देने के लिए ही ये काम हो रहा है, पर ये कौन कर रहा है ये पता लगाना था। तो अब हमारा फोकस जाता है राजू नाम के बच्चे पर। वो स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर की ओर जा रहा था और रास्ते में उसे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं। तो वो बच्चा ही है दोस्तों, वो भी उनके साथ खेलने में लग जाता है। लेकिन खेलते खेलते अंधेरा हो चुका था और जब राजू घर आ रहा होता है तो जिस चीज का डर था वही होता है, राजू का भी हो जाता है अपहरण। थोड़ी देर के बाद राजू के पेरेंट्स भागे भागे आते हैं पुलिस स्टेशन कि हमारा बेटा राजू अभी तक घर नहीं आया, उसको ढूंढ दीजिए। मनोरमा तो समझ चुकी थी कि शायद उन्हीं लोगों ने राजू को भी अपहरण कर लिया। तो वो गांव की हर गली हर जगह पे तलाशी लेती है, बाकी गांव वाले भी उसके साथ शामिल होते हैं। लेकिन किसी को भी राजू नहीं मिलता। नदी के सबसे करीब पिंपाया नाम के आदमी का घर होता है जो अंतिम संस्कार के सामान को बेचता है। तो मनोरमा उसे कहती है कि क्या किसी बच्चे को आसपास देखा क्या, लेकिन वो ना में जवाब देता है। तो मनोरमा उसको आसपास के इलाके में अच्छे से नजर रखने के लिए कहती है कि अगर कोई भी किसी बच्चे को यहाँ पर लेकर आए तो तुरंत हमें बताना। लेकिन उसकी इतनी मिन्नत भी वेस्ट जाती है। पुलिस वालों ने नजर रखी थी नदी पर और अगली सुबह लाश मिलती है राजू की पेड़ से लटकी हुई, जिसको भी सेम पैटर्न से मारा गया था। मनोरमा समझ जाती है कि जब हमने गांव वालों से कहा कि काला जादू हो सकता है इसके पीछे, तो असली अपराधी को लग गया कि हम उस तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए उसने इस बार नदी के बजाय पेड़ का इस्तेमाल किया ताकि उसका काम भी हो जाए और हम उसे पकड़ भी ना पाए। वो अपराधी खुद को बहुत ही होशियार समझ रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम तक बचेगा नहीं। यहाँ पर मनोरमा ये तो पक्का कर देती है कि अपराधी इसी गांव का है और हमारी हरकतों पे नजर भी रखता है, इसीलिए आगे से सब कुछ सोच समझ के करना होगा। और गाँव वाले तो अपना आंदोलन करने में लगे हुए थे कि पुलिस की जाँच होते हुए भी एक और बच्चा मारा गया, बताओ आखिर कौन जवाब देगा इसका, कौन उठाएगा जिम्मेदारी। इसीलिए मनोरमा पर भी प्रेशर आ जाता है कि उसको जल्दी से जल्दी ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए वो अपनी जांच को और तेज कर देती है। और इसी जांच के दौरान वो एक अजीब चीज नोटिस करती है कि जितने भी बच्चे मरे हैं वो सभी 8 साल के थे, सभी इकलौते थे अपने माँ बाप के, और उन चारों को पूर्णिमा वाली रात को मारा गया। मतलब हर महीने पूर्णिमा वाली रात को अपराधी बच्चों का अपहरण करके निकलता है और इस महीने की पूर्णिमा को आने में सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं। मनोरमा कहती है कि इस पूर्णिमा हम निगरानी बहुत चौकन्नी रखेंगे, लेकिन बाकी ऑफिसर्स बताते हैं कि ये करना मुश्किल होगा क्योंकि इस पूर्णिमा के दिन मेला लगने वाला है। गांव के सारे बच्चे मेले में जाएंगे और एक साथ इतने बच्चों पे निगरानी रखना तो मुश्किल होगा। इतने तो पुलिस वाले भी नहीं है हमारे पास जो ये काम कर सके। तो मनोरमा फिर परेशान हो जाती है कि मुश्किल तो है ही यार, लेकिन वो कहते हैं कि कैसे भी करके हमें करना ही होगा वरना हम एक और बच्चे को खो देंगे। इसीलिए आज से प्लानिंग शुरू की जाती है
कि कैसे ये चीज करनी होगी, कैसे उस चीज को रोकना होगा। दूसरी तरफ वो अजीब आदमी और उसके 3 पार्टनर भी इस मेले के इंतजार में होते हैं। वो अजीब आदमी कहता है कि हमें टोटल 8 बलि देनी है, लेकिन हम इतने टाइम तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हर महीने एक बच्चे की बलि देना मुश्किल होगा। तो एक काम करो, आज मेले के अंदर से 4 बच्चों को उठा लाओ, हम 4 बच्चों की बलि आज ही दे देंगे। तो उसके तीनों पार्टनर ये करने को हो जाते हैं तैयार। और यहाँ पर पता चलता है कि आखिर ये लोग बच्चों की बलि दे क्यों रहे हैं, क्योंकि हवेली के तहखाने में एक शैतान रहता है और वो शैतान गार्डियन है उस खजाने का, जो सलबाड़ी का फेमस खजाना है। अगर वो खजाना इन चारों को चाहिए तो उस शैतान ने इनसे शर्त रखी है कि 8 बच्चों की बलि चाहिए। अगर ये कर दोगे तो खजाना मिल जाएगा। उसी खजाने के लिए ये लोग बच्चों की बलि दे रहे हैं। काफी खतरनाक सीक्रेट रिवील हुआ दोस्तों कि आखिर बच्चों की बलि क्यों दी जा रही है। अब क्या सच में शैतान ने उनको ये कहा या फिर ये चारों पागल हैं जिन्होंने अपनी ही कोई कहानी बनाकर ऐसी फालतू की चीजें करने की सोची है? पता नहीं दोस्तों, आगे पता चलेगा। अब मेला होता है शुरू, सारे के सारे गांव वाले वहां आए होते हैं। मनोरमा ने अपने बेटे ऋषभ को अपने दोस्त के घर भेजा होता है ताकि वो बाहर ना जाए, क्योंकि वो तो खुद बिजी रहेगी ना तो ऋषभ पे ध्यान नहीं दे पाएगी। लेकिन ऋषभ को भी मेले में जाना था, बच्चा है, वो कहता है कि मैं भी तो देखूं कैसा होता है मेला। इसीलिए वो मनोरमा की दोस्त का जो बेटा है ना उसके साथ ही खेलने निकल जाता है ताकि वो मेले जा सके। दोनों ने किसी को इसके बारे में बताया नहीं होता। तो वही मनोरमा तो मेले में बिजी होती है, अच्छे से नजर बनाए हुए होती है कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। लेकिन तब उसको उसकी दोस्त फोन करके कहती कि ऋषभ नहीं मिल रहा, वो मेरे बेटे के साथ खेलने निकला था लेकिन दोनों वापस नहीं आए। मनोरमा परेशान। और तभी एक और बुरी खबर आती है, गांव की एक दीवार टूट कर गिर गई है जिसके नीचे कुछ बच्चे आ गए हैं। तो मनोरमा मेले की जिम्मेदारी बाकी ऑफिसर्स पे छोड़कर हॉस्पिटल जाती है। उसको डर होता है कि कहीं दीवार के नीचे ऋषभ तो नहीं आ गया। तो हॉस्पिटल आने के बाद उसको वहां पर बाकी बच्चे और उसकी दोस्त का बेटा भी मिल जाता है, लेकिन ऋषभ नहीं होता। अब वो लोग बताते हैं कि ऋषभ तो हमारे साथ आया ही नहीं था, वो तो मेले में चला गया था। मनोरमा की टेंशन अब और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उसका बेटा भी 8 साल का है, इकलौता है और बलि देने के सारे लक्षण है उसमें, मतलब जो भी रूल्स हैं वो हैं। तो वो जल्दी से मेले में आकर ऋषभ को ढूंढती है और किस्मत से उसको मिल जाता है दोस्तों उसका बेटा जो मेले में मौजूद था। मनोरमा भी खुश हुई थी कि तभी वहाँ पे उसकी काम वाली आती है और कहती कि मैडम मेरा बेटा काना नहीं मिल रहा, वो मेले में आया था लेकिन कहीं गायब हो गया। और अफसोस दोस्तों कि सच में उन तीनों ने काना का अपहरण कर लिया था और वो उसको उसी अजीब आदमी के पास लेकर आते हैं। वो आदमी तो भड़क जाता है कि एक नहीं 4 कहा था मैंने, जल्दी से बाकी 3 भी लेकर आओ, आज चारों की बलि साथ में देनी है। इसीलिए वो तीनों बाकी और 3 बच्चों को ढूंढने के लिए आ जाते हैं और काना को वहीं पे बोरी में डाल के रख दिया जाता है, जो अभी जिंदा है, होश में है। और उधर मनोरमा मेले में अनाउंसमेंट करती है कि काना लापता हो गया है, किसी को भी कहीं भी नजर आए तो जल्दी से बता दे। लेकिन अब काना कहाँ मिलने वाला, सभी के हाथ खाली थे। पर तब एक बहुत ही अजीब चीज होती है, जब मनोरमा कार से काना को हर तरफ ढूंढने जा रही होती है तभी उसको सामने से काना आते हुए नजर आता है। वो जल्दी से उसके पास जाती है, उसको संभालती है। इसके बाद काना को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। सभी का काना से यही सवाल होता है कि आखिर तुम गए कहाँ थे और वहाँ से वापस कैसे आए। तो काना को इतना क्लियर सब कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो बताना शुरू करता है कि 3 लोगों ने मेरा अपहरण कर लिया था और वो मुझे एक अंधेरे से कमरे में पता नहीं कहाँ लेकर गए। वहाँ मैं बोरी में कैद था, साथ ही एक अजीब और डरावने चेहरे वाला इंसान भी वहाँ पे था और वो उन तीनों को चिल्लाते हुए कह रहा था कि मुझे 3 और बच्चे चाहिए, टोटल 4 बच्चों की बलि देनी है आज। तो इसके बाद वो तीनों तो चले गए थे बच्चों को ढूंढने और मैं मौका देखकर बोरी से फरार हो गया। मनोरमा कहती है किसी की शक्ल याद है तुम्हें? तो काना बताता है कि उन तीनों ने तो कॉस्ट्यूम पहना था और वो अजीब आदमी भी बड़ा डरावना मास्क पहना हुआ था, इसीलिए मैं अच्छे से किसी को देख नहीं पाया। तो वो कहती है कि कॉस्ट्यूम बता सकते हो कुछ किस तरीके से था? तो काना कहता है कि वैसा कॉस्ट्यूम पिछले साल जब मेला लगा था तो उसमें किसी को पहने हुए देखा था मैंने। और हाँ, उस अजीब मास्क पहने हुए आदमी के पास एक छड़ी थी जिसमें से घुंघरूओं की आवाज आ रही थी। अब काना था तो बच्चा, लेकिन इतनी जानकारी बता पाना काबिले तारीफ था। तो मनोरमा पहले उस कॉस्ट्यूम को बेचने वाले को पकड़ती है, लेकिन वो तो कह देता है कि मैं सभी को कॉस्ट्यूम बेचता हूँ, उसमें से कौन अपराधी होगा मुझे क्या पता। तब एक ऑफिसर को याद आता है कि मैडम, जैसी काना ने छड़ी के बारे में बताया ना, मैंने वो छड़ी एक इंसान के पास देखी है और वो इंसान नदी किनारे रहने वाला पिंपाया है। वो वैसी छड़ी का इस्तेमाल करता है, मतलब कि पिंपाया ही वो अजीब इंसान हो सकता है। और ये कोई छोटी जानकारी नहीं होती बल्कि केस सॉल्व करने का सबसे बड़ा सबूत होता है। इसीलिए ये लोग तुरंत पिंपाया को उठा लेते हैं और उसको इंटेरोगेशन रूम में लेके जाकर पूछताछ करते हैं। लेकिन वो तो साफ मना कर देता है कि मैं कुछ नहीं किया और अच्छे से खातिरदारी करने के बाद भी वो मुंह खोलने को तैयार नहीं होता। तब मनोरमा दिमाग लगाती है कि इसको सिर्फ जादू टोटके पे भरोसा है ना, अब इसी तरीके से इसकी सच्चाई उगलवानी पड़ेगी। तो मनोरमा एक डरावनी सी डॉल लेकर आती है और उसमें एलेक्सा डिवाइस फिट कर देती है। अब जो भी मनोरमा सवाल करेगी एलेक्सा वही जवाब देगी, लेकिन लगेगा कि वो डॉल जवाब दे रही है। तो अब मनोरमा डॉल से कह के सभी को
पिंपाया की सच्चाई बताने कहती है कि वो कहाँ से आया, क्या करता है, वगैरह वगैरह। मनोरमा पहले से इन्फॉर्मेशन दोस्तों उसमें फिट करके रखती है। किसमें? एलेक्सा में। इसलिए वो डॉल जब सारी बात बताती है तो पिंपाया डर जाता है, क्योंकि वो ऐसे किसी डिवाइस से वाकिफ नहीं था। उसको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है असली में। और जब डॉल कहती है कि मैं तुम्हें शाप दे दूंगी, तब पिंपाया कहता है कि रुक जाओ, मैं सब बताने को तैयार हूँ। हाँ, मैंने ही उन सभी बच्चों की बलि दी है, लेकिन मैंने ये नहीं किया, मुझसे जबरदस्ती करवाया गया है। वो हवेली के शैतान ने मुझसे करवाया। और वो बातों ही बातों के दौरान पजेस होने की एक्टिंग करने लग जाता है। ऐसा बताता है कि हवेली वाले शैतान ने मुझे पजेस कर लिया है। लेकिन जाहिर सी बात है, मनोरमा को उस पर यकीन नहीं होता। उसको पता है ये नाटक कर रहा है। और वो उससे उन तीनों बंदों के बारे में पूछती है जो उसका साथ देते हैं इस अपहरण में। तो पिंपाया तीनों का नाम बता देता है। दूसरी तरफ हम उन तीनों को देखते हैं। वो कॉस्ट्यूम अभी भी पहने होते हैं, पर अब उनके अंदर डर बैठ चुका था कि पिंपाया फंस गया, हम भी फंस जाएंगे। इसीलिए ये तीनों हवेली से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाहर मनोरमा और सारे गांव वाले उन्हीं के इंतजार में खड़े थे। एक एक करके तीनों को उतारा जाता है कॉस्ट्यूम से। जहां पहला इंसान वो होता है जो गांव के बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। दूसरा है मुकुंद, जो अगला सरपंच बनना चाहता था। और तीसरा, जिस पर शायद आपको भी डाउट शुरू से होगा, मेरा भी वही था, मनोहर टीचर। जब से वो यहाँ पर आया तो उसको खजाने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो पिंपाया का साथ देने लग गया था। गांव वालों को बड़ा दुख होता है कि ऐसा खजाना जिसका कोई हाथ पैर नहीं है, कोई जानता भी नहीं कि वो है भी कि नहीं, उसकी खातिर मासूम बच्चों की बलि दे दी इन लोगों ने। इनको तो फांसी होनी चाहिए। सभी को भेज दिया जाता है जेल। और मनोरमा को लग रहा था केस हो गया सॉल्व, लेकिन ट्विस्ट तो आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो जब मनोरमा गाँव से जाने की तैयारी में होती है, तभी वहाँ पे दो महिलाएं आती है जो दोनों पिंपाया को अच्छे से जानती थी। वो मनोरमा से कहती कि पिंपाया ऐसा नहीं कर सकता, आपको गलतफहमी हुई है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। शादी के बाद जब उसका बच्चा नहीं हुआ तब पता चला कि वो नपुंसक है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। उसको बच्चों से बहुत ही प्यार था। वो दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था, तो बच्चों को कैसे मार सकता है, आप उसको बचा लीजिए। तो मनोरमा फैसला करती है कि ठीक है, मैं एक बार फिर से उससे बात करूंगी। और वो जेल में आकर उससे कहती है कि बताओ पिंपाया, क्या तुमने ही बच्चों को मारा है? तो अब वो कहता है कि मैंने नहीं मारा, उस शैतान ने मेरे हाथों मरवाया है। उस शैतान को 8 बलि चाहिए थी, लेकिन आपने 4 पे रोक लगा दी। अब वो नहीं रुकेगा, वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं होता तो अब जो होगा। और इतना कहते ही अचानक से मनोहर को कुछ अजीब सा हो जाता है, मानो कोई इनविजिबल शक्ति उसको मार रही हो। और उसी टाइम मनोहर बड़ी भयंकर मौत मर जाता है। इसके बाद बारी आती मुकुंद और उस म्यूजिक टीचर की। वो दोनों भी उस इनविजिबल शक्ति के हाथों मारे जाते हैं। अभी मनोरमा ये डाइजेस्ट कर ही नहीं पाती कि जो उसने देखा वो क्या था, कि तभी पिंपाया कहता है अब तो यकीन हो गया ना, वो आएगा, जरूर बलि पूरी करने के लिए आएगा। इतना कहने के बाद पिंपाया भी वैसे ही मर जाता है बाकियों की तरह। और अब मनोरमा समझ चुकी थी कि वो किसी इंसान से डील नहीं कर रही, ये सच में कोई शैतानी शक्ति है। वो जाती है पुरानी हवेली में ताकि देख सके कि वो शैतान है क्या चीज, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है दोस्तों। वो शैतान पिंपाया की तरह उसे भी पजेस कर लेता है। मतलब अब वो पजेस होकर 4 बच्ची भी जो बलि है उसे पूरी करेगी। और लग जाती है वो इस काम पे। देखा दोस्तों, क्या सोचा था और क्या हो गया। आपको लगा था कि मनोरमा के साथ ऐसा होगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था। बाकी इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। थोड़ा और दिखाना चाहिए था यार डायरेक्टर को। कोई बात नहीं, चलो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।